गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है पाथफाइंडर चैनल पर। मेरा नाम शुभम सरथालिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिस्कशन का एक और लेक्चर लेकर मैं आपके साथ में जुड़ चुका हूं। वो सभी लोग जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वो बेसिक्स जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में हमारी मदद करने वाले हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 9 लेक्चर्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपको हमारे इस चैनल पर एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हम डिस्कस कर चुके हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, प्लेनेटरी सिस्टम्स के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बेसिक्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा डिस्कशन जो है वो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में रहने वाला है। यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा न्यूक्लियस जो है वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है कि उससे अगर सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, और अगर उसका गलत इस्तेमाल हो जाए तो न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा डेडली वेपन बन सकता है। इस विषय पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, यूपीएससी प्रिपरेशन में आपका एजुकेटर हूँ, आपका मेंटोर हूँ। अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम आपके साथ टेकअप करेंगे। आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए, आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए देश के बेस्ट एजुकेटर्स, देश के टॉप एजुकेटर्स अन अकेडमी पर मौजूद हैं। इनके गाइडेंस में, इनके अंडर पढ़ के आप अपनी तैयारी जो है वो बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको एनरोल करना है हमारे स्पेशलाइज्ड बैचेस में। दोस्तों, 2023 का यूपीएससी प्रीलिम्स जो है वो मात्र 6 महीने के बाद होने वाला है, और इस 6 महीने का अगर हम सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, अगले 6 महीने की तैयारी अगर हम अच्छे से करते हैं, तो सर हम बहुत इजीली इस 2023 के यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। 6 महीने का समय एक गाइडेड तरीके से स्टडी करने के लिए बहुत होता है, और ये गाइडेंस आपको बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा मिलेगी। सो आपको एनरोल करना है हमारे रफ्तार बैच में, जो कि बाइलिंगुअल बैच है, जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। और accelerate batch उन स्टूडेंट्स के लिए, those who want to prepare entirely in English. So for you guys, we have accelerate batch. Both these batches will be very helpful to you for the UPSC exam preparation. For next 6 months, we'll be covering each and everything and we'll be preparing you for the upcoming UPSC prelims. So आप अगर चाहते हैं UPSC prelims को क्वालिफाई करना, तो आपको इस बैच में एनरोल करना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। दोस्तों, जीएस के साथ साथ सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स। सो सीसेट के लिए हमारा फ्रेश बैच दिसंबर 12 से स्टार्ट हो रहा है, मात्र 8,999 रुपये में। उस पर भी आपको फर्दर 10% डिस्काउंट्स मिलेंगे। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, आपको ये कोड यूज़ करना है, SAR10। ये कोड आपको मैसिव डिस्काउंट्स हमारे सभी कोर्सेज पर दिलाएगा। सो SAR10 कोड का आपको इस्तेमाल करना है। इस कोड की मदद से आपको मैसिव डिस्काउंट्स अन अकेडमी के सभी कोर्सेज पर मिलेंगे। दोस्तों, ये सभी कोर्सेज आपके लिए 0% ईएमआई, जिसे हम नो कॉस्ट ईएमआई कहते हैं, उस ऑप्शन के साथ मौजूद है। नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन में आपको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं पे करना है। जो कोर्स फी है आप छोटे छोटे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे कर पाएंगे। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, ओनली एट अन अकेडमी। दोस्तों, सिलेबस की अगर हम बात करें तो कुछ ये ब्रॉड टॉपिक्स है जो हमें यहाँ पर कवर करने रहते हैं। इन ब्रॉड टॉपिक्स में आता है स्पेस टेक्नोलॉजी, प्लेनेटरी सिस्टम्स, बायोटेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की हम डिस्कशन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 लेक्चर्स में हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो है वो ऑलरेडी लेक्चर नंबर 9 में हम कवर कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर के इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में। ये दो तरीके हैं जिससे न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। सो वी विल टॉक अबाउट न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, और उसके बाद थर्ड लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, ये सारे लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी पे, इनोवेशन और हेल्थ पे, और ये ब्रॉड टॉपिक्स है जिसमें हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस डिवाइडेड रहता है। बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन की। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बेसिक्स जो है वो कवर करे थे। उसमें शायद आपको आइसोटॉप का कंसेप्ट भी हमने बताया था, तो आई होप आपको वो अच्छे से समझ आया होगा। अब हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एक स्टेप आगे जाते हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बेसिक्स को समझने के बाद अब वी वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ये न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज कैसे होती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई मैटर कहीं पर रख दिया, कोई एलिमेंट रख दिया, उसमें से अपने आप न्यूक्लियर एनर्जी निकलना शुरू हो गई। उसके लिए प्रोसेस है जिसे कहा जाता है फ्यूजन और फिजन। इन दोनों को हम एक एक करके समझेंगे। सर, पहले होता है फ्यूजन। फ्यूजन याद रखिएगा, फ्यूज होना। हम कहते हैं कल्चरल फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? जब दो चीजें आपस में कंबाइन होती हैं। यहां पर दो चीजें आपस में कंबाइन हो रही हैं, वो क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन तब होता है जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं और एक लार्जर एटम बनाते हैं। अलग अलग एटम्स हैं, वो आपस में कंबाइन कर गए, उनके न्यूक्लियस एक्चुअल में आपस में अब कंबाइन कर गए और उससे एक बड़ा एटम बना। तो क्या होता है, जब न्यूक्लियस आपस में ज्वाइन करते हैं तो उनमें कुछ इंटरेक्शन होता है जिससे न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है। दोस्तों, याद रखिएगा, न्यूक्लियर एनर्जी जो रिलीज होती है ये होती है हीट एंड लाइट की फॉर्म में।
न्यूक्लियर फ्यूजन का जो कंसेप्ट है वो हमको देखने को मिलता है स्टार्स के अंदर। हमारा जो सन है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से सन जो है वो इतना ज़्यादा गर्म है और इतनी ज़्यादा रोशनी आती है क्योंकि उस पे लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जिससे हीट और लाइट निकल रही है। और वो हीट और लाइट की इंटेंसिटी कितनी है आप जानते हैं किस तरीके से हीट और लाइट हम तक पहुंचती है सूरज से। सिर्फ सूरज ही नहीं, हर एक स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिस वजह से इस तरीके से एनर्जी ऑब्टेन होती है। दोस्तों एक चीज़ और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, अभी तक हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी ऑब्टेन कर सकें। अभी तक हम जिस प्रोसेस से, हम जिस मेथड से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी जिसे हम कहते हैं, वो न्यूक्लियर फ्यूजन से आती है, जो कि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे काम करता है, मैंने आपको बताया। फ्यूजन यानी कंबाइन, दो एटम्स आपस में मिलेंगे, दो न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सर, हमने क्या किया, हमने लास्ट क्लास में आइसोटॉप का कंसेप्ट पढ़ा था। आइसोटॉप्स आइसोटॉप्स जो हैं हाइड्रोजन के थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इफ यू रिमेंबर, प्रोटियम क्या था जिसमें हमको सिर्फ एक प्रोटॉन मिला था, ड्यूटेरियम क्या था जिसमें एक प्रोटॉन था, एक न्यूट्रॉन था, और ट्रिटियम क्या था जिसमें एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन्स हमको मिले थे। सो ये आइसोटॉप्स थे हाइड्रोजन के। जिसको नहीं मालूम है आइसोटॉप क्या होता है, वो प्लीज़ लास्ट लेक्चर एक बार देख लीजिएगा। सो क्या हुआ सर, ड्यूटेरियम जो है जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन था, उसको हमने कंबाइन करने की कोशिश करी ट्रिटियम के साथ में। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जब ये कंबाइन हुए हमारे पास प्रोटॉन्स हो गए दो और न्यूट्रॉन्स हो गए तीन। तीन न्यूट्रॉन्स हमारे पास हो गए। ये जैसे ही कंबाइन हुआ, अब दो प्रोटॉन्स जैसे ही आए, यानी कि एटॉमिक नंबर हो गया टू। एटॉमिक नंबर टू किसका होता है, हाँ ही हाइड्रोजन हीलियम, लास्ट लेक्चर पीरियोडिक टेबल। दो प्रोटॉन आते ही एटॉमिक नंबर हो गया टू, यानी जो एलिमेंट है वो हो गया हीलियम। लेकिन हीलियम कहता था कि सर दो प्रोटॉन तो आ गए, लेकिन एक, दो, तीन, तीन न्यूट्रॉन भी कंबाइन हो चुके थे। हमें लगा हीलियम बन गया, लेकिन इसने बोला कि नहीं साहब, हीलियम नहीं बना है। हीलियम कहता है सर मैं ऐसे नहीं बनूंगा, मुझे दो प्रोटॉन और दो ही न्यूट्रॉन चाहिए। ये जो एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, इस न्यूट्रॉन को अपने पास रखो। उसने क्या किया, इस न्यूट्रॉन को बाहर फेंक दिया, और बाहर फेंकने के लिए इसने बहुत सारी एनर्जी लगाई। ये एनर्जी जो है वो हमारे पास हीट एंड लाइट की फॉर्म में निकली। दिस इज व्हाट इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। ये है न्यूक्लियर एनर्जी दोस्तों, ये है न्यूक्लियर फ्यूजन का कंसेप्ट। जब दो चीजें आपस में ज्वाइन करती हैं, यहाँ पे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आपस में ज्वाइन किए, उनसे ज्वाइन करने से एनर्जी निकली और हीलियम बना, और साथ में एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन यहाँ पर निकला। दिस इज व्हाट इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। ये न्यूक्लियर फ्यूजन का कंसेप्ट जो है वो स्टार्स जैसे सन के अंदर यूज किया जाता है। फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन एंड स्टार्स। अभी वी आर डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी, अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जहां पर हम हार्नेस कर सके न्यूक्लियर फ्यूजन से न्यूक्लियर एनर्जी, और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो कर पाएंगे। लेकिन ये मुद्दा अभी रिसर्च में है, इस पर शोध अध्ययन किए जा रहे हैं। हो सकता है भविष्य में ये टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिले। न्यूक्लियर फिजन जो कि टेक्नोलॉजी हमारे पास है, फिजन होता है किसी चीज का ब्रेक होना, स्प्लिट होना दो हिस्सों में। न्यूक्लियर फिजन क्या है सर, न्यूक्लियर फिजन में दो एटम्स के न्यूक्लियाई कंबाइन हो रहे थे, न्यूक्लियर फिजन में ये न्यूक्लियाई स्प्लिट हो जाएंगे, जिससे बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो न्यूक्लियर फिजन का यूज करते हैं। न्यूक्लियर फिजन को हम समझेंगे सर, सभी एलिमेंट्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत इजीली एनर्जी रिलीज कर देते हैं न्यूक्लियर फिजन से, यानी वो बहुत जल्दी स्प्लिट हो जाते हैं। इसमें आता है एक एलिमेंट जिसका नाम है यूरेनियम। सर यूरेनियम जो है वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। यूरेनियम को कहा जाता है यूरेनियम 23590। यूरेनियम 23592 का मतलब क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 92 है और एटॉमिक मास है 235। अगर हम इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की मैं बात करूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, सिंपल है सर, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर लेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। 235 में से जब हम 92 माइनस करते हैं, सो सर हमारे पास आता है क्या, हमारे पास आता है 143। सो यहाँ पे क्या है, इस यूरेनियम 235 के पास 143 न्यूट्रॉन्स हैं और 92 प्रोटॉन्स हैं। ये ऐसे बैठा हुआ था, आराम से यूरेनियम बैठा था। हमने क्या किया, हमने न्यूक्लियर फिजन करने के लिए या इसको स्प्लिट करने के लिए इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो है वो बम्बार्ड कर दिया, यानी कि हमने इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो है वो ऐड कर दिया। अब क्या हुआ सर, अब
ये हो गया यूरेनियम 236। क्यों एटॉमिक मास क्यों बढ़ा? क्योंकि एक न्यूट्रॉन बढ़ गया था। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी 92 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास हो गए 144। जैसे ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 144 हुए, यूरेनियम ने बोला कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, तुम अपनी मर्जी से थोड़ी मुझे कितने भी न्यूट्रॉन्स दे दोगे, आई कैन नॉट बियर मोर देन 143 न्यूट्रॉन्स। जैसे ही हमने एक न्यूट्रॉन दे करके मारा यूरेनियम पे, यूरेनियम टूट गया, यूरेनियम स्प्लिट हो गया। यूरेनियम से बना बेरियम और क्रिप्टॉन। बेरियम और क्रिप्टॉन कैसे बना? यूरेनियम के पास जो 92 प्रोटॉन्स थे, उसमें से 56 इसने बेरियम को दे दिए। जैसे 56 प्रोटॉन्स एक साथ हुए, एटॉमिक नंबर 56 एज पर पीरियोडिक टेबल होता है बेरियम का, सो एक एलिमेंट बेरियम बेरियम बन गया। और बाकी 56 को माइनस करो 92 से, 36 बचता है। 36 प्रोटॉन्स इसने दूसरी ओर दे दिए। जैसे ही 36 प्रोटॉन्स आए, हम वापस पीरियोडिक टेबल पे गए, हमने देखा 36 प्रोटॉन्स किसके पास हैं? 36 प्रोटॉन्स थे क्रिप्टॉन के पास। सो जो न्यूट्रॉन्स थे वो 56 चले गए बेरियम के पास, सॉरी जो प्रोटॉन्स थे वो 56 चले गए बेरियम के पास, 36 चले गए क्रिप्टॉन के पास। सो 92 प्रोटॉन जो है वो स्प्लिट हो गए। लेकिन जो हमारे 144 प्रोटॉन्स थे ना, उनमें से क्या हुआ? उनमें से कुछ चले गए क्रिप्टॉन के पास, कुछ चले गए बेरियम के पास। लेकिन जब हमने बेरियम और क्रिप्टॉन दोनों के न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट किया, दोनों के मिलाकर के दोनों के पास 141 न्यूट्रॉन्स हो रहे थे। हमारे पास तो 144 न्यूट्रॉन्स थे, ये तीन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स कहाँ गए? ये तीन न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा इन्होंने रिलीज कर दिए। बेरियम कहता है मेरी भी लिमिट पूरी हो गई है न्यूट्रॉन्स लेने की, क्रिप्टॉन कहता है मेरी भी लिमिट पूरी हो गई है न्यूट्रॉन्स लेने की, मैं इससे ज़्यादा न्यूट्रॉन्स नहीं ले सकता, ये तीन न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, इन्हें आप रख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ? यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है वो स्प्लिट हुआ बेरियम और क्रिप्टॉन में। स्प्लिट होना, इसका फ्यूजन हुआ, और जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन होगा, उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। सो यहाँ पर क्या होता है? बहुत सारी एनर्जी निकली और साथ में निकले एक दो तीन न्यूट्रॉन्स। ये एनर्जी किस फॉर्म में थी? हीट एंड लाइट की फॉर्म में। ये किस वजह से हुआ था? ये हुआ था जब एक न्यूट्रॉन को हमने बम्बार्ड किया था। ये एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते ही तीन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स आए थे, और साथ ही साथ बेरियम और क्रिप्टॉन बना था। अब सर यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि एक न्यूट्रॉन से ये पूरा का पूरा रिएक्शन हुआ था, यहाँ हमारे पास अब तीन न्यूट्रॉन्स आ गए हैं। यानी कि अब ये तीनों न्यूट्रॉन्स इस सिमिलर रिएक्शन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। सो एक न्यूट्रॉन से तीन न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा निकले, बेरियम क्रिप्टॉन बना और बहुत सारी एनर्जी निकली। अब ये तीनों न्यूट्रॉन्स फर्दर ऐसा ही करेंगे, और इन तीनों न्यूट्रॉन से आगे फर्दर तीन न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। हर स्टेप पे तीन तीन न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, और साथ ही साथ रिलीज होती जाएगी बहुत ही ज्यादा एनर्जी, हीट और लाइट की फॉर्म में। सर अगर ये एनर्जी हम अच्छे ढंग से, सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, तो ये बन जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हमारी मदद करती है। लेकिन अगर इस न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हुआ, या ये चेन रिएक्शन जो है वो कंट्रोल नहीं हुआ, तो क्या होगा? अभी तक क्या है, अगर हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक न्यूट्रॉन से तीन न्यूट्रॉन निकले, हीट एंड लाइट निकली, तीन से नाइन हो गए, हीट एंड लाइट साथ में निकली, नाइन से 27 हो गए, 27 से 81 हो गए, 81 से 243 हो गए, 243 से 729 हो गए। सो हर स्टेप पे जो हीट और लाइट ऑब्टेन हो रही है, या जो न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन हो रही है, वो तीन गुना होती जा रही है। सो यहाँ पर एक वन टाइम एनर्जी निकली थी, और चार पांच स्टेप्स के बाद वो एनर्जी जो है वो 729 टाइम्स हो जाएगी। जब इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है हीट और लाइट की फॉर्म में, क्या होगा? आसपास की सब चीजें पिघल जाएंगी, इतनी गर्मी होगी। इसी को तो कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब। कहा जाता है ना कि जब न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा तो दुनिया की हर चीज पिघल जाएगी। वो इस वजह से पिघलेगी क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये चेन रिएक्शन कंटिन्यू होगा, और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी कि इतनी ज्यादा हीट निकलेगी कि चीजें वेपराइज हो जाएंगी। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज न्यूक्लियर बॉम्ब। सो वन थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज कि अगर न्यूक्लियर फिजन का चेन रिएक्शन जो है वो कंट्रोल्ड है, तो हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी है, और अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो सर ये बन जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब। आई होप वी आर क्लियर टिल हियर। सो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है? एक न्यूट्रॉन जो है वो दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ में कोलाइड करता है, उसके साथ टकराता है और उसको स्प्लिट कर देता है, और इससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड रेडिएशन। यही कंसेप्ट जो हम यूज करते हैं न्यूक्लियर फिजन से। कैसे न्यूक्लियर एनर्जी बनती है इसको समझेंगे। सर न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे बड़ा इस्तेमाल जो है वो बिजली बनाने के काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन सकती है न्यूक्लियर एनर्जी से, इसके लिए हमें समझना होगा इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है।
सर डैम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? हमारे पास एक इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है जो कि काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। सिंपल भाषा में समझे तो अगर इस जनरेटर को गोल गोल घुमाया जाएगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगी जिससे बनेगी इलेक्ट्रिसिटी। एज सिंपल एज दैट हमारा अल्टीमेट एम ये था कि इस जनरेटर को घुमाना है। अब जनरेटर को हाथ से तो घुमा नहीं सकते थे। दूसरा ऑप्शन क्या था? सर इस पे मोटर लगा देते हैं, और मोटर किससे चलेगी? बिजली से। सो बिजली यूज करके बिजली बनाना वाज नो लॉजिक, क्योंकि जितनी बिजली बनेगी उतनी ही उस मोटर को घुमाने में भी कंज्यूम हो रही थी। सो हमने सबसे पहले इस्तेमाल किया हाइड्रो पावर का। हमने क्या किया सर? हमने एक नदी के बहाव को कंट्रोल कर लिया, एक रिजर्वायर बनाकर। यहाँ पर हमने बहुत सारा पानी जमा कर लिया और इस पानी को रोक कर एक पतली सी पाइप लगाई, और यहाँ पर एक मशीन लगाई जिसको टरबाइन कहा जाता है। टरबाइन एक पंखे जैसी होती है सर। अब बहुत सारा पानी यहाँ जमा था, जब इससे पानी निकला तो अचानक से ये टरबाइन के ऊपर पानी गिरा और ये टरबाइन घूमना शुरू हो गई। जब ये टरबाइन घूमेगी, इस टरबाइन को हमने कनेक्ट कर दिया इस जनरेटर के साथ। जैसे जैसे पानी के साथ टरबाइन घूम रही थी, ये जनरेटर भी घूम रहा था। सो जनरेटर के घूमते इलेक्ट्रिसिटी बन गई। ये कंसेप्ट था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। अगर हम देखें कंसेप्ट थर्मल एनर्जी का, हम क्या करते हैं सर? हमने एक बर्तन में पानी लिया, उसके नीचे बहुत सारा कोयला जलाया। इस बर्तन में पानी के बॉयल होने के कारण स्टीम निकलती है, और ये स्टीम को हमने कहाँ पर फेंका? हमने स्टीम को अगेन फेंका टरबाइन के ऊपर। स्टीम के प्रेशर से टरबाइन घूमना शुरू हुई। इस टरबाइन ने अगेन जनरेटर को घुमाया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। सर ध्यान रखिए, मेन कंसेप्ट है इस टरबाइन को घुमाना। यहां पर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या किया सर? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में हमने कोयला जलाया जिससे ये टरबाइन घूमना शुरू हो गई। लेकिन कोयला फॉसिल फ्यूल है, कोयला जलाने से प्रदूषण भी होता है। हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी में क्या हो रहा था सर? न्यूक्लियर एनर्जी में हमारे पास हीट निकल रही थी। अगर कोयले की जगह न्यूक्लियर रिएक्शन में निकलने वाली हीट को हम यहाँ पर सीधा पुश कर दें, सीधी हीट यहाँ पर आती है, वो इस पानी को गर्म करेगी और अनडाउटेडली पानी गर्म होते ही स्टीम प्रोड्यूस कर देगा, और ये स्टीम जो है वो टरबाइन को घुमा देगी। ऐसे बन जाएगी न्यूक्लियर एनर्जी, से इलेक्ट्रिसिटी। सो इस तरीके का सेटअप है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर प्लांट क्या होता है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स है, ये भी एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आई होप यहाँ तक की चीज़ें हमको जो है वो समझ आई होंगी। दोस्तों न्यूक्लियर प्लांट के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, हर एक का अपना काम है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया है कि न्यूक्लियर प्लांट का ये पर्टिकुलर कंपोनेंट किस चीज़ में मदद करता है, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। आई होप आप विस्तार से ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ पाए होंगे। दोस्तों इस तरीके के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए आपको सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल पाथ फाइंडर, अगर आपने अभी तक नहीं करा है। और इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो बेस्ट कोर्सेज अंडर द गाइडेंस ऑफ बेस्ट फैकल्टी आपको अनअकैडमी पर मिलते हैं। आपको यूज़ करना है ये कोड SAR10। Thank you very much. All the best. Keep working hard. Bye bye. Take care. Jai Hind.